नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका सुपरफास्ट बुलेटिन सुपर 50 में। आपको दिखाते हैं महज 15 मिनट में 50 खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सुरेश रैना शुक्रवार को अपनी बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में शादी का भव्य आयोजन किया गया। शादी समारोह में खेल और राजनीति की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे। शादी समारोह में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव भी दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो समारोह में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वर वधू को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बीसीसीआई के कई आला अधिकारियों ने रैना की शादी में शिरकत की। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के साथ साथ कई विदेशी खिलाड़ी भी शादी में शरीक हुए। रैना की शादी में रिश्तेदारों को न्योता न भेजने से लोग नाराज नजर आए। रैना के मामा ने बताया कि 10-15 दिन पहले ही रैना के माता पिता का फोन आया था कि गुस्सा मत करना, किसी को नहीं बुला रहे हैं, बोला कि बाद में अलग से पार्टी करेंगे। शुक्रवार की शाम मथुरा में अचानक हुई ओलों की बरसात से अफरा तफरी मच गई। करीब आधे घंटे हुई बरसात से सड़कों पर ओलों की परतें बिछ गई। ओले गिरने की वजह से जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो वहीं कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कुछ लोग चोटिल हुए। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी शुक्रवार रात भर बारिश होती रही। बीती रात यूपी में बेमौसम बरसात से हड़कंप मच गया। कन्नौज में तेज आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए और कई ट्रांसफार्मरों में आग लग गई। राजस्थान के जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश और जमकर ओले पड़े, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। फसलों के नुकसान से किसान हताश नजर आए। बेमौसम बरसात से यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में फसल को खासा नुकसान हुआ। यूपी के मुरादाबाद में फसल बर्बाद होने के बाद एक हफ्ते में कई किसानों की मौत हो गई। गोरखपुर में भी बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3-4 दिन यानी कि 7 अप्रैल तक बारिश की संभावना नहीं है, यानी फिलहाल खतरा टल गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से देसा गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया और 7 लोग मलबे में दब गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद प्रशासन ने बर्फीले तूफान का खतरा जताते हुए सतर्क रहने को कहा है। गुलमर्ग में खौफ और डर के बावजूद पर्यटक बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग 7 से 8 फुट बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है, लेकिन फिर से हुई बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं बारिश की वजह से झेलम नदी का जलस्तर फिर बढ़ गया है। हाल ही में श्रीनगर और राजौरी में काफी बारिश हुई है। इससे जम्मू कश्मीर हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद रहा। ट्रकों के रास्ते में फंसे होने से घाटी में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो रही है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रोज करीब 1000 ट्रक चलते हैं, जिनमें ज्यादातर जम्मू से श्रीनगर खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाने और ले जाने का काम करते हैं। दिल्ली पुलिस का बर्बर चेहरा एक बार फिर सामने आया है। रोहिणी थाने में चोरी की पूछताछ के दौरान 2 लड़कियों पर पुलिस वालों ने जमकर डंडे बरसाए, जिनमें से उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। जख्मी हालत में इन लड़कियों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन 2 लड़कियों की उम्र 18 और 21 साल है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले चोरी हुई थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और पूछताछ में इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। रोहिणी थाने का एसआई राजबीर पर ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। देहरादून के चर्चित फर्जी आईएएस कांड में आरोपी रूबी चौधरी को काफी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। देर रात देहरादून में उत्तराखंड पुलिस उसके एक रिश्तेदार के घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले गई। इसी रूबी कांड में आरोपों से घिरी मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस अकेडमी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार किया। अकेडमी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उधर एसआईटी की टीम ने अकेडमी ने सुरक्षा गार्ड देव सिंह और उसकी पत्नी से पूछताछ की है। इसके अलावा अकेडमी के सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया गया है। साथ ही उस कमरे की तलाशी भी हो रही है, जिसमें रूबी चौधरी काफी दिनों से रह रही थी। फर्जी आईएएस रूबी चौधरी के पति वीरेंद्र मलिक ने इस मामले की हाई लेवल जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आईएएस अफसर रुपए लेकर ट्रेनिंग कराते हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। रूबी की शादी मेरठ के एक बिजनेसमैन से हुई है। यूपीपीसीएस परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कई शहरों में प्रदर्शन किया। गोरखपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रविवार को पेपर लीक होने के बाद से चल रहे छात्रों के आंदोलन में अब प्रदेश सरकार के एक सीनियर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह भी कूद पड़े हैं। छात्रों द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च में आईएएस सिंह ने शामिल होकर आयोग के दागी अफसरों को हटाने की मांग की। बेगूसराय के एक गांव में भीषण आग लगने से 200 मकान जलकर खाक हो गए। इससे कई बीघा फसल जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी तेज थी कि आग को बुझाने में कई घंटे लग गए। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल बरामद हुए हैं। इन दोनों भाइयों ने ये सारे मोबाइल फोन एक मोबाइल शोरूम से चुराए।
चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये दोनों भाई अब कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, ये पता लगाया जा रहा है। यूपी पुलिस के कामकाज का तरीका फिर से सवालों के घेरे में है। कासगंज में पुलिस ने चोरी के आरोपी की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। जाने माने प्ले स्कूल की नोएडा ब्रांच में 3 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है, जिसमें उसके साथ यौन शोषण की पुष्टि होने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बाल अपराध कानून पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। गोरखपुर में एक विदेशी महिला टूरिस्ट को सरेआम लूट लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला रिक्शे से कहीं जा रही थी, तभी 3 बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने उसे धक्का मारा और पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला मलेशिया की रहने वाली है। पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी ब्लास्ट कांड का मुख्य आरोपी कुंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने कुंदन को नालंदा जिले से गिरफ्तार किया। घटना के बाद से कुंदन फरार चल रहा था। पुलिस की पूछताछ में कुंदन ने बताया कि फ्लैट से बरामद बम यहां नहीं बने थे, बल्कि इन्हें झारखंड से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक आम लोग इसके निशाने पर थे, लेकिन पुलिस ने आतंकी कनेक्शन से साफ इनकार किया। पटना में प्रेम जाल में फंसाकर एक छात्रा का एमएमएस बनाने का मामला सामने आया। छात्रा का एमएमएस उसके प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर बनाया। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। बिहार के नालंदा में एक शख्स ने अपनी ही चचेरी बहन के साथ बलात्कार की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने रेप की कोशिश की। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी लड़का फरार हो गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है, जिसके जरिए आरोपी शहर में बड़े बड़े लोगों के साथ ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दर्जनों जाली डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम संदीप और रतनदीप हैं। इन लोगों ने बताया है कि 5 साल तक इन्होंने एक कॉल सेंटर में काम किया। इसी दौरान इन्होंने सैकड़ों बड़े लोगों के डाटा चुराए और इनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया। भोपाल में फेसबुक के जरिए लड़कियों को झांसा देकर शादी रचाने वाला एक शख्स बेनकाब हो गया है। खुद को फिल्म डायरेक्टर बताने वाला आरोपी मोहम्मद सऊद की करतूत का खुलासा तब हुआ जब उसके साथ लिव इन में रह रही एक लड़की ने फेसबुक पर उसके साथ फोटो अपलोड की। फोटो देखकर 6 लड़कियों ने उससे संपर्क कर मोहम्मद सऊद को अपना पति बताया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी सऊद टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया हुआ है और पुलिस उसके आने का इंतजार कर रही है। दिल्ली के पॉश मॉडल टाउन में बदमाशों ने एक कारोबारी के यहां 1 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया। गुरुवार रात करीब 2 बजे 6 से 7 डकैतों ने कारोबारी के घर वालों को बंधक बनाया। करीब 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद बदमाश करोड़ों के गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। यमन में फंसे 334 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना के 2 विमान शुक्रवार देर रात स्वदेश पहुंच गए हैं। इनमें से एक विमान मुंबई और एक कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा है। इससे पहले शुक्रवार को भी 358 भारतीयों को वायुसेना के विमानों की मदद से भारत वापस लाया गया था। चाईबासा के मनोहरपुर में ग्रामीणों ने नक्सलियों के जोनल कमांडर की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सली अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। जब गांव वालों ने इसको देखा तो तुरंत उसे घेर लिया। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन इस बैठक से अलग पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया, जबकि अमित शाह ने कार्यकारिणी के सदस्यों को संबोधित किया। बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 महीने की सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने भरोसा दिया कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब विदेश में भी भारत की नई छवि बन रही है। पीएम मोदी किसानों के बारे में जमकर बोले। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर उठे विवादों का जिक्र किए बिना विरोधियों की जमकर खिंचाई की। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को उनकी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया। पीएम ने भरोसा दिया कि जमीन के दस्तावेजों में सुधार किया जाएगा, ताकि जो किसान जमीन खो चुके हैं उन्हें वापस मिले। सरकार इसके लिए बड़ा अभियान शुरू करेगी। जनसभा में पीएम मोदी ने किसानों तक तकनीक, सड़क, बिजली और सभी सुविधाएं पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वो आसमान से नहीं टपके, बल्कि गरीबों के बीच से ही आए हैं। काले धन पर बोलते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष झूठी अफवाहें फैला रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार बनते ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया। G20 में काले धन पर भारत का प्रस्ताव सामने रखा और सरकार देश में काले धन पर सख्त कानून भी ला चुकी है। अब विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कोयले खदान, 2G और 3G की पारदर्शी नीलामी पर सरकार की पीठ ठोंकी। पीएम ने इस बारे में रेल बजट के बारे में भी तारीफ की है। पीएम ने एक बार फिर आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। बेंगलुरु में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अगले 20 से 25 साल तक सत्ता में रहेगी। शाह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वो मोदी सरकार में कमियां खोजने के बजाय राहुल गांधी को खोजें।
जवाब में कांग्रेस ने शाह को नसीहत दी कि वो नसीहत ना दे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर दस्तखत कर दिए हैं। राज्यसभा में लटकने के बाद मोदी कैबिनेट ने 9 नए सुधारों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। भूमि अधिग्रहण पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। पार्टी का कहना है कि इस बिल पर सरकार ने किसी से बात नहीं की है। कांग्रेस के मुताबिक वो बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण ने अब अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत भूषण के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद गुट ने उन्हें योगेंद्र और आनंद कुमार और अजीत झा को जबरन पार्टी से निकाला। इन लोगों को खुद पर लगे आरोपों का सफाई देने तक का मौका नहीं मिला। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद के भाषण के बाद उनके और योगेंद्र के खिलाफ गद्दार के नारे लगाए गए और इसी नारों के बीच मनीष सिसोदिया ने उन्हें और बाकी लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। यही नहीं, उन्हें परिषद की बैठक से भी बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। जनता परिवार विलय की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जनता परिवार के विलय की योजना को आगे बढ़ाने के लिए बाकी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में ही रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्रियों के लिए आयोजित डिनर में शामिल होंगे और 5 अप्रैल को उनकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक है। हालांकि नीतीश 5 अप्रैल को संयुक्त घोषणा से इनकार कर रहे हैं। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले गिरिराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से जमकर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के खिलाफ नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर हैदराबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरिराज का पुतला फूंका और पीएम से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। चेन्नई में भी गिरिराज के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखा गया।